हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रलय सीरीज़ लॉन्च करी है। और इसका नाम प्रलय क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस का प्रलय आने वाला है, राइट। क्योंकि इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिगिनर लेवल टू लेके एक्सपर्ट लेवल तक। इवन हम कुछ कोड फोर्सेस के भी प्रॉब्लम्स देखेंगे डीपी के, कि कैसे हैंडल करते हैं उसको। लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। हमें पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ताकि अगर हमें कभी 1800 प्लस और 2200 प्लस रेटिंग की प्रॉब्लम अगर हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मिलती है तो उसको हम ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ओके। और सबसे बड़ी बात, ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की सीरीज़ है ये पैटर्न वाइज है। हम इसको पैटर्न वाइज देख रहे हैं, लाइक डीपी ऑन 1D एरेज, डीपी ऑन 2D एरेज, और डीपी ऑन ग्रिड्स, और डीपी ऑन पार्टीशन एंड बिट मास्किंग डीपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम लोग पैटर्न वाइज देखेंगे और हम इसमें 10 से 12 पैटर्न्स देखने वाले हैं, ताकि जब हम लास्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन करें तो हम कैच कर पाएँ कि ये किस पैटर्न में लाई करता है। और डीएसए की सबसे बड़ी खासियत ही यही, अगर हमने कैच कर लिया कि ये किस पैटर्न में लाई करेगा और कैसे लाई करेगा, तो हम आधी आधी हमारी ज़िंदगी वहीं पे आसान हो जाती है, राइट। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज़ होती है, अगर हमने कंस्ट्रेंट एनालाइज करना भी सीख गए तो कंस्ट्रेंट एनालाइज करके भी हम अपने सॉल्यूशन जान सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कहाँ लाई करेगा, हमें कौन सा पैटर्न यूज़ करना चाहिए, लाइक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए। उससे भी हमारी आधी ज़िंदगी उससे सॉल्व हो जाती है कि हमें यहाँ पे ये टॉपिक लगाना पड़ेगा कंस्ट्रेंट से। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप इंट्यूशन बिल्ड करते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसमें से इस सीरीज़ में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, सिर्फ डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं, और इसके अलावा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे। हो सकता है कि हमें कभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग से हमें टीएलई मार रहा हो, तो उसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे कि कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, क्यों ये टेक्निक लग रही है ऑप्टिमाइजेशन में, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू प्रॉब्लम, दैट इज़ क्लाइंबिंग स्टेयर्स ओनली 1, 2 एंड 3 जंप्स अलाउड। अब ये प्रॉब्लम है क्या, अब हम ये देखते हैं एक बारी। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं कि आप 0th स्टेयर केस पे खड़े हो, ये रहे आप, ये रहे आप, ये रहे आप 0th स्टेयर केस पे खड़े हो। आप किसी भी स्टेयर केस पे खड़े हो तो वहां से आपको 1 की जंप, 2 की जंप और 3 की जंप अलाउड है, राइट। अभी आप 0 से खड़े हो तो आप 1 की जंप लेके 1 पे जा सकते हो, 2 की जंप लेके आप सेकंड स्टेयर केस पे जा सकते हो, 3rd की जंप लेके आप 3rd स्टेयर केस पे जा सकते हो, राइट। तो आप बोलोगे ऐसी सिमिलरली भैया, अगर मैं एक बार स्टेयर केस की नंबरिंग कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओ 7 थाला फॉर अ रीज़न, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आप 3rd स्टेयर केस पे खड़े हैं, अगर आप 3rd स्टेयर केस पे खड़े हैं तो यहाँ से भी आप 1 की जंप ले सकते हो, 2 लेंथ की जंप ले सकते हो, ये लेंथ है जंप की 1, 2, 3 मतलब, ठीक है। और 3 लेंथ की जंप ले सकते हो, मतलब एक ही मूव पे आप 3 लेंथ की भी जंप ले सकते हो, राइट। ये लेंथ है जंप की, ठीक है। ना कि ऐसे कि आप कि 1 की जंप, 2 की जंप, 3 की जंप, ऐसे नहीं है। सीधा आप एक लेंथ की जंप भी ले सकते हो, सीधा 3 से आप सीधा 4 पे भी जा सकते हो, 1 लेंथ की जंप लेके, और फिर आप सीधा 2 लेंथ की जंप लेके 5 पे भी जा सकते हो, और 3 लेंथ की जंप लेके आप 6 पे भी जा सकते हो, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज टू रीच 0 to top of the staircase. This is the top of the staircase. टॉप staircase है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 0 से टॉप ऑफ द staircase जाने में कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज में आप पहुंच सकते हो, राइट। ठीक है जी, अब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब आप जरा यहां पे देखिए, आप 0 पे खड़े हो,
ठीक है। 0 से आप 1 की जंप लेके आप 1 पे जा सकते हो, 2 की जंप लेके आप सेकंड स्टेयरकेस पे जा सकते हो, 3 की जंप लेके आप थर्ड स्टेयरकेस पे जा सकते हो, राइट। तो अब आप सोचो, अब आप देखो कि आप 0 पे खड़े हो, 0 से आप 1 जा सकते हो 1 की जंप लेके, 2 की जंप लेके आप 2 जा सकते हो, 3 लेंथ की जंप लेके आप 3 जा सकते हो। और ऐसे सिमिलरली जब आप फर्स्ट स्टेयरकेस पे पहुंच गए, आप फर्स्ट स्टेयरकेस से भी 1 की जंप लेके सेकंड स्टेयरकेस पे जा सकते हो, 2 की जंप लेके आप थर्ड स्टेयरकेस पे जा सकते हो, 3 की जंप लेके आप फोर्थ स्टेयरकेस पे भी जा सकते हो। सिमिलरली सेकंड पे भी आप खड़े हो तो 1 लेंथ की जंप लेके आप थर्ड स्टेयरकेस पे पहुंच सकते हो, 2 लेंथ की जंप लेके आप फोर्थ स्टेयरकेस पे पहुंच सकते हो, आप 3 लेंथ की जंप लेके आप फिफ्थ स्टेयरकेस पे पहुंच सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे एक और डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पे आप 1 की जंप लेके आप फोर्थ स्टेयरकेस पे पहुंच सकते हो, यहाँ पे 2 लेंथ की जंप लेके आप फिफ्थ स्टेयरकेस पे पहुंच सकते हो, और आप 3 लेंथ की अगर आप जंप लेते हो तो आप 6th स्टेयरकेस पे पहुंच जाओगे, राइट। अब जरा आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, अगर आपको 0 से टॉप ऑफ द स्टेयरकेस पे जाना है तो आपका जो आंसर है वो देखिए सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहा है। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज काउंट करने हैं। अब आप देखिए, आप कभी किसी सोर्स पे खड़े हो, आपको जाना है डेस्टिनेशन, ठीक है। आप सोर्स से जा सकते हो, सबसे पहले आप सोर्स से जा सकते हो, लेट्स अज्यूम सोर्स 1 जा सकते हो, आप सोर्स से डायरेक्ट पहले सोर्स 2 जा सकते हो, फिर आप सोर्स 3 जा सकते हो, राइट। तो अब जरा यहाँ पे देखिए, लेट्स अज्यूम आप सोर्स 1 से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के x नंबर ऑफ वेज है, सोर्स 2 से डेस्टिनेशन तक पहुँचने के y नंबर ऑफ वेज है, और सोर्स 3 से एक और बना लेते हैं z नंबर ऑफ वेज है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के कितने वेज हुए? क्या सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के x प्लस वाई प्लस z नंबर ऑफ यूनिक वेज हुए? अब आप पूछोगे क्यों? अब देखो, सोर्स से अगर आपको डेस्टिनेशन जाना है, आप सोर्स से सोर्स 1 जा सकते हो, सोर्स से आप डायरेक्ट आप सोर्स 1 पे पहुंच गए, सोर्स 1 से x तरीके हैं जाने के डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो कि आप पहले मान लेते हैं ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, आपका ये एक पाथ है। तो आप ये मान लीजिए आप सोर्स से पहले सोर्स 1 पे गए, फिर उसके बाद आपने एक पाथ चूज़ किया, ये आप ये वाला पाथ लेके आप सोर्स 1, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको नंबरिंग कर देते हैं एक बारी, ठीक है। तो आप क्या करा, आपने सोर्स से सोर्स 1 गए, फिर आपने 1 पाथ चूज करके आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, तो ये हो गया एक तरीका। फिर आपने क्या करा, आप सोर्स से सोर्स 1 गए, लेकिन अब आपने 1 पाथ चूज ना करके आपने सेकंड पाथ चूज किया और आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, फिर भी एक तरीका हो गया डेस्टिनेशन पे जाने का। कि अब आप कैसे जा रहे हो? पहला तरीका आपका कैसे था, सोर्स से आप सोर्स 1 गए, फिर आपने क्या करा, 1 वाला पाथ चूज किया और डेस्टिनेशन पहुंच गए, राइट। अब यही तो कर रहे थे। फिर आप सोर्स 1 गए, अगेन यहाँ पे 1 लगाना भूल गया, फिर आपने सेकंड पाथ चूज किया तो आप डेस्टिनेशन पहुंच गए, ये भी एक तरीका हुआ। एक आपसे तो यूनिक नंबर ऑफ वेज पूछा ना, ये भी एक तरीका हुआ। ऐसे सिमिलरली आपने थर्ड पाथ चूज किया, आप डेस्टिनेशन पहुंच गए, ये एक तरीका हो गया। सिमिलरली आपने फोर्थ पाथ चूज किया, आप सोर्स से सोर्स 2 गए, देखिए अब यहाँ से आप सोर्स से सोर्स 2 गए, फिर आपने फोर्थ पाथ चूज किया, फिर से आप डेस्टिनेशन पहुंच गए, ये भी एक तरीका हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखिए, हर एक पाथ के लिए तो एक एक तरीका काउंट हो रहा है ना। अगर मान लो यहाँ से x तरीके हैं और यहाँ से y तरीके हैं सोर्स 2 से डेस्टिनेशन जाने में, सोर्स 3 से डेस्टिनेशन जाने पे z तरीके हैं, तो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज, यूनिक वेज टू रीच डेस्टिनेशन कितने हो गए? x प्लस वाई प्लस z, राइट। मे बी आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप हो
सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पे आपको जाना है कश्मीरी गेट। अब आप अज्यूम करो, यहाँ पे ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा साफ। आप सुभाष नगर पे खड़े थे, आपको जाना है कश्मीरी गेट। ठीक है जी, अब आपको कश्मीरी गेट जाना है। अब आपको पता है सुभाष नगर से ना डायरेक्ट रूट नहीं है कश्मीरी गेट का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस अज्यूम करके चल रहा है कि सुभाष नगर से कश्मीरी गेट तक कोई डायरेक्ट रूट नहीं है। बट आपको पता है क्या है कि आप सुभाष नगर से पहले राजौरी गार्डन जा सकते हो। ठीक है, राजौरी गार्डन से आप सबसे पहले सुभाष नगर से आप यहाँ जा सकते हो राजीव चौक। आप एक राजीव चौक जा सकते हो। और थर्ड, आप सुभाष नगर से आप मान लेते हैं हम लोग, आप जा सकते हो कीर्ति नगर। ये सब एक मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, अब आपको पता है, अब लेट्स अज्यूम आपको बोला गया कि आप राजौरी गार्डन, देखिए आपको पहले कश्मीरी गेट जाना है, तो आपको सबसे पहले राजौरी गार्डन जा सकते हो, या तो फिर राजीव चौक जा सकते हो या कीर्ति नगर। अब अगर आप राजौरी गार्डन पहुंच गए तो आपके पास उसने बोला कि यहाँ से 2 लाइन स्टार्ट होती है, या तो आप पिंक लाइन पकड़ के कश्मीरी गेट चले जाओ, या तो आप एक रेड लाइन पकड़ के कश्मीरी गेट चले जाओ। ठीक है, लेट्स अज्यूम मान लेते हैं ये उसने बोल दिया। ठीक है जी, फिर लेकिन अगर आप ये वाला पाथ चूज़ नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है राजौरी गार्डन वाला पाथ ठीक नहीं है, तो आप क्या करो कि राजीव चौक चले जाओ। राजीव चौक से आप सीधा येलो लाइन पकड़ के उसने बोला येलो लाइन पकड़ के आप कश्मीरी गेट चले जाओ। लेकिन आपको इसमें भी आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपसे बोलेगा भाई आप कीर्ति नगर जाओ। हाँ, वहाँ से आप एक काम कर सकते हो, ग्रीन लाइन पकड़ सकते हो, ग्रीन लाइन। वहाँ से आप कुछ वायलेट लाइन भी पकड़ सकते हो, लेट्स अज्यूम। वहाँ से आप एक और एक्स्ट्रा लाइन आप कोई सी है, वहाँ से कीर्ति नगर से आप पकड़ के वहाँ पे कश्मीरी गेट जा सकते हो। तो आपसे पूछा गया सुभाष नगर से आप कश्मीरी गेट जाने के कितने तरीके हुए, तो सुभाष नगर से कश्मीरी गेट जाने के कितने तरीके हुए। पहले तो मैं क्या करूँ, पहले तो मैं इसको भी नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब सुभाष नगर से आपके पास कश्मीरी गेट जाने कितने तरीके हुए। आप सुभाष नगर पे खड़े हो, वहाँ से आप सबसे पहले राजौरी गार्डन जा सकते हो, फिर आपने 1 पाथ चूज़ किया, आप पहुँच गए कश्मीरी गेट। ठीक है, आप सुभाष नगर पे हो, सबसे पहले फिर आप एक गए राजौरी गार्डन जा सकते थे, फिर आपने 2 पाथ चूज़ किया, आप पहुँच गए कश्मीरी गेट। फिर से आप सुभाष नगर पे खड़े हो, आप राजीव चौक जा सकते थे, आपने 3rd पाथ चूज़ किया, आप पहुँच गए कश्मीरी गेट अगेन। ठीक है, आप सुभाष नगर पे खड़े हो, आप जा सकते थे कीर्ति नगर, आपने 4th पाथ चूज़ किया, फिर से पहुँच गए कश्मीरी गेट। आप सुभाष नगर पे खड़े हो, आप फिर से कीर्ति नगर चले गए, लेकिन इस बार आपने 5th पाथ चूज़ किया कीर्ति नगर से जाने के लिए, फिर से आप पहुँच गए कश्मीरी गेट। अगेन आप सुभाष नगर पे खड़े हो, फिर से आप कीर्ति नगर पे जा सकते थे, आपने 6th पाथ चूज़ किया, फिर से आप पहुँच गए कश्मीरी गेट। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, जरा देखिए ये यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे 6, और देखिए, और यहाँ पे देखिए जरा पाथ भी कितने निकल रहे थे, 1 2 3 4 5 6। तो मेरा ये बताने का मतलब क्या है, आपके लिए ये सोर्स हो गया। आप किसी भी सोर्स से आप सोर्स 1 जा सकते हो, सोर्स 2, अगर आपको डेस्टिनेशन पहुंचना है तो सोर्स 2 जा सकते हो, और सोर्स 3 जा सकते हो। उसके बाद ही आप कोई पाथ पकड़ सकते हो डेस्टिनेशन जाने के लिए। तो मैं ये बताने का मतलब क्या है कि आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिक वेज कितने हुए। सोर्स 1 से कश्मीरी गेट जाने में जितने नंबर ऑफ वेज होंगे उतने प्लस सोर्स 2 से कश्मीरी गेट जाने के में जितने नंबर ऑफ वेज होंगे उतने तरीके, प्लस सोर्स 3 से कश्मीरी गेट जाने के कितने तरीके हैं कश्मीरी गेट जाने में, प्लस उतने तरीके। अगर आप सबको ऐड कर दो तो आप सोर्स से डेस्टिनेशन जाने तक का यूनिक नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हो। तो अब ये बताने का तरीका यहाँ पे ये क्या था, ये इसलिए था कि आप देखो, आप 0 से
1 की जंप लेके 1 जा सकते हो, 0 से 2 की जंप लेके आप 2 जा सकते हो, 0 से आप 3 की जंप लेके 3 जा सकते हो। 0 आपका क्या हो गया, 0 आपका हो गया सोर्स, ये आपका क्या हो गया 1, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3। अब सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3 से आपको डेस्टिनेशन है दैट इज 7 पे पहुंचना है, सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3 से। अब सोर्स 1 से जितने तरीके होंगे डेस्टिनेशन पहुंचने के, प्लस सोर्स 2 से जितने तरीके होंगे डेस्टिनेशन पहुंचने के, प्लस सोर्स 3 से जितने तरीके होंगे डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, उन तीनों को अगर मैं सम कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने का रास्ता। नीचे मैंने आपको इसलिए एग्जांपल देके समझाया, राइट। तो ठीक है, तो मे भी आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो एक काम करते हैं अब देखते हैं रिकर्जन के स्टेप्स देखते हैं हम लोग। अब आप बोलोगे भैया इधर रिकर्जन कैसे अप्लाई हो रहा है, तो देखिए हमने बार बार डेफिनेशन दी है कि अगर आप कहीं पे हो, आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, 0 to 7 जाना इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। अगर आपकी मेन प्रॉब्लम आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करिए, देखो अगर आप 0 से 1 जा सकते हो, 2 जा सकते हो, 3 जा सकते हो, लेकिन आपको 1 से आगे, 2 से आगे और 3 से आगे जितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं आपको अगर वो पता लग जाए तभी आप जाके 0 का आंसर बना सकते हो। सिमिलरली 1 से आप 2 जा सकते हो, 3 जा सकते हो, 4 जा सकते हो। अगर आपको ये पता लगता है तभी जाके आप 1 का आंसर बना सकते हो। तो आपकी मेन प्रॉब्लम आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, तो आप यहाँ पे रिकर्जन बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अब देखते हैं रिकर्जन के स्टेप्स। पहला स्टेप 1 क्या था हमारा, सबको पता है। अगर आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है स्टेप 1 हमारा क्या है कि प्रॉब्लम से डिमांड क्या है, आपको इस प्रॉब्लम से डिमांड है 0 to 7 जाना है। अगर मैं जनरल वे में बात करूं तो आपको 0 to n जाना है, राइट, ठीक है जी। स्टेप 2, जैसे कि हम सिर्फ 3 जंप ले सकते हैं, तो हमसे बोला गया मैं 0 से 1 की जंप लेके मैं 1 पे पहुंच जाऊंगा, 2 की जंप लेके 2 पे पहुंच जाऊंगा, 3 की जंप लेके मैं 3 पे पहुंच जाऊंगा, राइट। अब पॉइंट आता है स्टेप 2 कि हमें रिकर्जन से काम करवाना है। अगर मुझे रिकर्जन से काम करवाना है तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, 1 पे जा सकता हूँ, 2 पे जा सकता हूँ और 3 पे जा सकता हूँ। क्या मैं ये सब सॉल्व करूँगा कि यार 1 से 7 जाने के कितने तरीके हैं, 2 से 7 जाने के कितने तरीके हैं, 3 से 7 जाने के लिए कितने तरीके हैं, तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेट करना, ठीक है। और फिर मैं +1 करता रहूँ सब पे, क्या ये करूँगा, नहीं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं अपने रिकर्जन को बोलूँगा, भाई रिकर्जन मेरे भैया तुम जाओ और तुम मुझे बताओ कि 1 से 7 जाने के कितने तरीके हैं, 2 से 7 जाने के कितने तरीके हैं और 3 से 7 जाने के कितने तरीके हैं। लेट्स अज्यूम रिकर्जन ने अब आपको बता दिया और आपको भरोसा रखना है कि रिकर्जन आपको बताएगा। लेट्स अज्यूम रिकर्जन ने बता दिया 1 से 7 जाने के x नंबर ऑफ वेज है, 2 से 7 जाने के y नंबर ऑफ वेज है, 3 से 7 जाने के z नंबर ऑफ वेज है। अब आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि रिकर्जन ने आपको बता दिया। अब आपको स्टेप 3 फाइनल आंसर बनाना है। आपको तो रिकर्जन ने बताया 1 to 7 जाने के x नंबर ऑफ वेज है, 2 से 7 जाने के y नंबर ऑफ वेज है, 3 से 7 जाने के z नंबर ऑफ वेज है, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट आता है स्टेप 3 के। अब स्टेप 2 से हमें अपना आंसर बनाना है। क्या ये हमारा आंसर बन चुका है? फाइनल आंसर तो हमारा क्या है? फाइनल आंसर तो हमारा 0 to 7 जाने के लिए है, ठीक है। और 0 to 7 जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया x + y + z। मैं मेन काम हमेशा रिकर्जन से करवा लेता हूँ कि मैं जहाँ पे भी जा सकता हूँ वहाँ पे तो मैं पहले पहुँच जाऊँगा और फिर मैं मेन काम रिकर्जन से कराऊंगा, भाई तू जा, तू मेरे को आंसर बता, हाँ ठीक है। और फिर स्टेप 3 में मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्लस करके जो जिससे भी मेरा आंसर बन रहा है, जो मेरे को कंसेप्ट सोचना है तो वो चीज़ मैं करता हूँ, बस सिंपल छोटा सा काम, राइट। अब आएगा स्टेप 4 दैट इज बेस केस। अब ये इंपॉर्टेंट है जी, बेस केस यहाँ पे। अब आपका बेस केस क्या है? लेट्स अज्यूम अगर आप 7th पे पहुंच गए, अगर आप 7 पे पहुंच गए, हाँ, तो क्या रिटर्न करोगे? क्या आप रिटर्न करोगे 0? नहीं, ये वरना हो जाएगा गलत आपका आंसर, ठीक है। इसके लिए आप रिटर्न करोगे 1। ऐसा क्यों रिटर्न करोगे? क्योंकि हमसे यूनिक नंबर ऑफ वेज पूछे गए हैं, राइट। हमसे यूनिक नंबर ऑफ वेज पूछे गए हैं, करेक्ट। तो 7 से 7 अगर आप डेस्टिनेशन पे हो, डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, 7 से 7 जाने के कितने तरीके हैं? तो एक तरीका होता है क्या कि आप कुछ भी मत करो, आप खड़े रहो वहाँ पे,
एक तरीका है, बस एक तरीका। आप एक भी जंप मत लो, आप खड़े रहो, वन वे होगा। इट इज समथिंग लाइक कि अगर आपको पता है कि सबसेट्स, अगर हम सबसेट्स जब निकाल रहे हो एरे का, लेट्स अज्यूम 3 लेंथ का एरे है, 3 लेंथ का एरे है, तो अगर हम एरे का सबसेट्स या अगर हम स्ट्रिंग में सब सीक्वेंस की बात करें, तो हमें पता है कि 2 की पावर n टोटल सबसेट्स बनते हैं। हाँ, लाइक जैसे कि अगर 3 है तो इधर 8 बनेंगे, जिसमें एक होता है ब्लैंक, कि आप कुछ भी मत करो, एक ये भी काउंट होता है, राइट। सिमिलरली इधर की आप 7 से 7 जाने का एक तरीका, आप कुछ भी मत करो, तरीका एक है, बेशक मूव्स लेने की जरूरत ही ना पड़े, तरीका बट आपका एक है, राइट। तो आप रिटर्न 0 नहीं करोगे, रिटर्न 1। ये मैंने बेस केस शॉर्ट में आपको बता दिया। तो एक बार एक काम करते हैं, जाते हैं हम अपने कोड पे, एक बार कोड करके लाते हैं, ठीक है। एक बार प्रॉब्लम बोले, यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, इट टेक्स n स्टेप्स टू रीच द टॉप, ईच टाइम यू कैन आइदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स, इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ वेज यू कैन क्लाइंब टू द टॉप। मैंने 3 जंप का एग्जाम्पल ले लिया था, बट इस प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि आप 1 और 2 स्टेप्स ही ले सकते हो, राइट। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और आपको n पे जाना है। देखिए, आपको 0 से n पे जाना है। पॉइंट है कि यार 0 से n कैसे बनाऊँ मैं, यहाँ पे ये एक पॉइंट आता है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, एक अलग से फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक इंट हेल्पर, उसमें मैं एक इंडेक्स नामक वेरिएबल पास कर दूंगा, और क्या पास कर दूंगा, अभी तो फिलहाल एक इंडेक्स नामक एक वेरिएबल पास कर देते हैं, राइट, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे रिटर्न पता है क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा हेल्पर इंडेक्स नहीं, 0, हेल्पर 0 क्यों रिटर्न करा दूंगा कि ये मेरे को ये बताएगा 0 to n जाने के कितने तरीके हैं, ठीक है। अभी ये मेरे को इंडेक्स ये बता रहा है कि आई से, इंडेक्स से n जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ये बताएगा, ठीक है। सिमिलरली इंडेक्स आपका चेंज हो रहा है ना, आप 0 से 1 पे पहुंच जाओगे कभी जंप लेके, तो अगर आप 0 से 1 पे पहुंच गए कभी जंप लेके, अगर आप यहाँ पे देखिए डायग्राम, अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम, अगर आप 0 से 1 पे पहुंच गए तो आपका इंडेक्स चेंज हो गया, अब आपका 1 हो चुका है, राइट। सिमिलरली अगर आप 0 से 2 पे पहुंच गए तो आपका इंडेक्स चेंज हो चुका है, राइट। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। 0 से अगर आप 3 पहुंच गए 3 की जंप लेके, तो आपका इंडेक्स अगेन चेंज हो चुका है। तो इंडेक्स आपका चेंज हो रहा है, राइट। और आपको फाइनली तो 0 to 7 निकालना है ना जी, तो अब हम करके आते हैं, ठीक है। एक हमने इंडेक्स पास कर दिया, और एक हमें यार एक डेस्टिनेशन भी तो पास करना पड़ेगा ना, चेक करने के लिए क्या हमारा इंडेक्स डेस्टिनेशन के बराबर हो गया है, तभी तो जाके मैं बेस केस लगा पाऊंगा, राइट। तो मैं इधर क्या पास करूंगा, और डेस्टिनेशन हमारा क्या है इधर n, राइट। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम से डिमांड हमें पता है क्या है, कि हमें 0 to n जाना है, ये पता लग गया। 0 to n हेल्पर मेरा क्या निकाल के देगा, हेल्पर मेरा बता रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से डेस्टिनेशन जाने में कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, ये बताएगा। और जब मैं इस क्लाइंब स्टेयर्स में 0 to n कॉल कर दूंगा, तो वो बता देगा कि 0 to n जाने में कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, राइट। तो ठीक है जी, मैं एक काम करता हूँ, मेरी तो 2 जंप अलाउड है, पहले मैं जंप 1 का निकाल लेता हूँ, ठीक है। जंप 1 का निकाल लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, हेल्पर फंक्शन को अपने, भैया आप जाओ मुझे जाके बता के लाओ इंडेक्स प्लस 1 से डेस्टिनेशन जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है। इंट जंप 2, फिर से मैं हेल्पर को बोल देता हूँ, भैया आप जाओ इंडेक्स प्लस 2 से डेस्टिनेशन जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है जी। वो बता देगा हमें कितने नंबर ऑफ वेज हैं, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, मेरा आंसर क्या बना, इंट, अब थर्ड स्टेप इंट फाइनल आंसर, ये तो सेकंड स्टेप हो गया, जंप 1 जंप 2 वाला। अब मेरे को क्या करना है, ये मैंने सेकंड स्टेप में हमने रिकर्जन को बोल दिया कि भाई तू जा इंडेक्स प्लस 1 से डेस्टिनेशन जाने के कितने तरीके हैं, तू मुझे बता। जंप 2 को मैंने बोल दिया, अरे भैया तू भी जा हेल्पर, और इंडेक्स प्लस 2 से डेस्टिनेशन जाने के कितने तरीके हैं, तू मेरे को बता। तो अब फाइनल आंसर क्या बनेगा, मैं जंप 1 प्लस जंप 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तभी तो जाके मेरा फाइनल आंसर बनेगा, और मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, फाइनल आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट बेस केस, अभी अगर आपने बेस केस नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको पता है बेस केस नहीं लिखोगे तो आपके पास क्या एरर आती है, स्टैक ओवरफ्लो की, क्योंकि आपका स्टैक भर जाएगा। तो आपका बेस केस क्या होने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज़ तो हमें पता लगी, इंडेक्स अगर इक्वल टू आपका डेस्टिनेशन हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया, तो रिटर्न 1 हो जाएगा। इज दिस इनफ,
इज दिस इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आप रन करके देखिए एक बारी। अभी भी स्टैक ओवरफ्लो आ गया। अब बोलोगे भैया मैंने तो बेस केस लगा दिया, स्टैक ओवरफ्लो क्यों आ गया? अब एक बार इस कोड को एनालाइज कर देते हैं, एक बार इस कोड को एनालाइज करते हैं हम लोग कि हमारे पास ये स्टैक ओवरफ्लो आया क्यों। ठीक है, ठीक है, जैसे हम करते हैं हम वैसे ही करते हैं। एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा इसके लिए कॉल। ठीक है, सबसे पहले जो भी मेन फंक्शन होगा वो क्लाइंब स्टेयर्स को कॉल करेगा। हमारा जो बैकग्राउंड में जो भी लीड कोड ने कोड लिखा होगा तो क्लाइंब स्टेयर्स को कॉल करेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ मैं 4 के लिए निकाल के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि 7 के लिए निकालूंगा तो बहुत हेक्टिक डायग्राम बन जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। आपको 4th पे जाना है, 4th स्टेयर केस पे जाना है। ठीक है, 0 to 4th पे जाना है, राइट। उसके लिए निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। अब आप ज़रा देखिए, अब ज़रा यहाँ पे देखिए कि आपके पास सबसे पहले एक फंक्शन आएगा क्या, क्लाइंब स्टेयर्स, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लाइंब स्टेयर्स पे आप पास करोगे 4। फिर आपने क्या रिटर्न करवाया, आपने कॉल कर दिया किसको, आपने कॉल कर दिया है हेल्पर को, जिसमें आपने पास कर दिया 0,4, n इज़ 4 आपका। ठीक है जी। फिर आपने क्या करा, आपने हेल्पर फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसके लिए देखिए, अब यहाँ पे इसको मैं बेस केस बोल रहा हूँ, इसको मैं अगेन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। आपको पता है कि एक ट्री की ब्रांच लाइन 1 शो करती है, एक पहली कॉल शो करती है। आप हेल्पर 0,4 पे थे, आपने कॉल करी किसको, देखो क्या आप बेस केस पे हो, क्या इंडेक्स आपका 0 = 4 है, बोलेगा नहीं है। तो आपने कॉल कर दी किसको, एक जंप लेके आप कहाँ पहुँच गए, आपको पता है यहाँ पे 2 कॉल लग रही है तो यहाँ से 2 ब्रांच निकलने वाली है। तो आप एक जंप लेके कहाँ पे पहुँच गए, हेल्पर 1,4 पे, राइट। ठीक है, सिमिलरली आपका फिर से ये हेल्पर 1,4 टॉप ऑफ द स्टैक पे आ गया। ठीक है, तो अब इसके लिए बेस केस चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे कहाँ पे पहुँच गए, हेल्पर 2,4 पे। सिमिलरली यहाँ पे भी बेस केस नहीं चलेगा, यहाँ पे भी बेस केस हिट नहीं होगा, तो आप कहाँ पे पहुँच गए, हेल्पर 3,4 पे। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे पहुँच गए हेल्पर 4,4 पे। इसको थोड़ा सा मैं कोड को साइड करता हूँ, थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता ही है इसको मैंने बेस केस से रिप्रेजेंट किया था, इसको लाइन 1 से, इसको लाइन 2 से, इसको लाइन 3 से, इसको लाइन 4 से। अभी देखिए हेल्पर 3,4 ने लाइन 1 से अभी हेल्पर 4,4 को कॉल कर दिया। अब वो देखेगा क्या इंडेक्स मेरा डेस्टिनेशन के बराबर हो गया, वो बोलेगा हाँ जी हो चुका है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, ये रिटर्न कर देगा आपको, ये रिटर्न कर देगा 1। और किसको रिटर्न करेगा, इसको जिसने कॉल करी थी, 3,4 ने रिटर्न कॉल करी थी। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब हेल्पर 3,4 के लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, हाँ, और अब इसके लिए लाइन 2 जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, दैट इज जंप 2। और आपको पता है ये जो 1 रिटर्न करेगा, ये आंसर रिसीव किस में करेगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा, ये जो 1 रिटर्न हुआ है ये किस में रिसीव करेगा, हेल्पर 3,4 जंप 1 नामक वेरिएबल में। अब जरा यहाँ पे गौर फरमाइए, अब आप पहुँच गए हेल्पर 5,4 पे, किस लाइन से, लाइन नंबर 2 से। इसको मिटाइए, हाँ, अब लाइन नंबर 2 से आप पहुंच चुके हैं हेल्पर 5,4 पे। अब वो ये टॉप ऑफ द स्टैक पे आपका क्या आ चुका है, हेल्पर 5,4। अब ये चेक करेगा कि भाई मैं क्या इंडेक्स = डेस्टिनेशन के बराबर है, वो बोलेगा नहीं है। अब हेल्पर 5,4 सबसे, अब इसको ये किसको कॉल कर देगा, 6,4 को, राइट। अगेन अगेन अब टॉप ऑफ द स्टैक पे ये आ चुका है, इसके लिए बेस केस हिट नहीं होगा क्योंकि इंडेक्स डज नॉट इक्वल टू डेस्टिनेशन। अब ये किसको कॉल कर देगा, हेल्पर 7,4 को। और ये कॉल चलती जाएगी सिमिलरली हेल्पर 8,4, 9,4, और कभी ना कभी आके आपका जो स्टैक है वो भर जाएगा। दैट्स वाई इधर स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है। अब आपको समझ में आई कि आपको 4 पे जाना था, आपने 4 पे यहाँ पे 4,4 है तो आपने रोक दिया, लेकिन आप एक्स्ट्रा जंप भी ले रहे हो, आप 2 की जंप भी अलाउड कर रहे हो। यहाँ से देख रहे हो, अब यहाँ पे अगर आप 2 की जंप भी अलाउड कर रहे हो,
रिकर्जन कॉल से अगर रिकर्जन कॉल से अगर आप 2 की जंप अलाउड कर रहे हो तो आप ये सोच के देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो आप ये 5,4 पे पहुँच गया और जो कि हमें नहीं जाना था, हम आउट ऑफ बाउंड भी जा रहे हैं और स्टैक ओवरफ्लो। अभी देखिए ये तो कॉल से आपका स्टैक ओवरफ्लो भरेगा, हमें तो 4 पे रुकना था ना। तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या होगी, इफ़ अगर गलती से मैं इंडेक्स को ग्रेटर देन डेस्टिनेशन कॉल कर देता हूँ तो वहाँ से क्या रिटर्न कर दो, वहाँ से रिटर्न कर दो, आप बोलोगे 1 नहीं रिटर्न करना, रिटर्न करेंगे 0। क्यों रिटर्न करेंगे 0? रिटर्न 0 क्यों करेंगे? क्योंकि देखो हेल्पर से अगर 3,4 से अगर मैंने 2 की जंप ली और 5,4 पे पहुंच गया 2 की जंप लेके, तो ये तो कोई एक पाथ नहीं बना ना। देखिए यहाँ पे 1 की जंप, यहाँ पे 1 की जंप, यहाँ पे 1 की जंप, ठीक है। मैं ये देखिए 0 से मैंने 1 की जंप ली, मैं 1 पे पहुँच गया, 1 की जंप ली, मैं 2 पे पहुँच गया, फिर से 1 की जंप ली, मैं 3 पे पहुँच गया, फिर से मैंने 1 की जंप ली, मैं 4 पे पहुँच गया, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया 0 से 4 जाने का, ठीक है। लेकिन बट अगर मैं 0 ऐसे चलूँ, 0 से 1 की जंप ली, मैं ये देखो कॉल तो मेरे यही बता रहा है ना, फिर से मैंने 1 की जंप ली, मैं 2 पे पहुंच गया, फिर से मैंने 1 की जंप ली, मैं 3 पे पहुंच गया। अब लेकिन मैं यहाँ से 2 की जंप ले लूँ, मैं 5 पे पहुंच गया। क्या ये तरीका है क्या डेस्टिनेशन जाने का? नहीं है ना। तो ये तो इसको तो काउंट ही नहीं करना मुझे, तो यहाँ से रिटर्न 0 होगा ना, इसको मैं काउंट नहीं करूँगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, तो अब आपको समझ में आया होगा कि आपका स्टैक ओवरफ्लो आ क्यों रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देता हूँ, इंडेक्स इज अगर ग्रेटर देन डेस्टिनेशन है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है 0। अब आप इसको रन करके देखिए, अब आपका ये चलेगा, देखिए बिल्कुल चल रहा है। और आप सबमिट मारिए, यहाँ पे आपका आएगा TLE। हमें पता है TLE क्यों आएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें TLE क्यों आया है। और इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे ध्यान से फरमाइए, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 की पावर n, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। इस जो कोड हमने अभी रिकर्सिव जो कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 2 की पावर n, और 2 की पावर n का मतलब क्या है, अगर मुझे ज़ीरो से n जाना है तो मेरे को कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, दैट इज़ 2 की पावर n। और अब जरा एक बार जाके ना कंस्ट्रेंट देखिए, कंस्ट्रेंट यहाँ पे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, दैट इज़ N45, 1 से लेके N45 तक है। मतलब आपको जो n दिया हुआ है, कंस्टेंट का मतलब ये होता है कि n कितना दिया रहेगा मैक्स, तो N45 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो अगर n आपका 45 दिया हुआ है तो वर्स्ट केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 45। और हमें पता है, हमें एक चीज़ पता है कि 2 की पावर 10 होता है 1024, इट इज़ रफली 10 की पावर 3। ग्रेट। और ऐसी 2 की पावर 20 क्या हो जाएगा, ऐसी आपको पता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, दैट इज़ अगर मैं इसको 2 की पावर 10 को 10 की पावर 3 से रिप्लेस करूँ तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 6। और 2 की पावर 30 क्या हो जाएगा सिमिलरली, 10 की पावर 9। और 2 की पावर 40 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 12। और 2 की पावर 45 आपको पता है कि क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 40 इंटू 2 की पावर 5, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 32 इंटू 2 की पावर 40 का मुझे पता है 10 की पावर 12, और मैं इसको कर लेता हूँ 3.2 इंटू 10 की पावर 13। मैंने आपको कहा था कि आपको विद इन 10 की पावर 8 में करना होता है, ठीक है। अगर आपको TLE नहीं चाहिए, और ये नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि विद इन 10 की पावर 8 में क्यों करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट वीडियो, वो आप ज़रूर देखें। और उसमें तभी आपको समझ में आएगा आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिकर्जन की निकलती है, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल बस मैं बता रहा हूँ 2 की पावर n है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, तो विद इन आपको 10 की पावर 8 नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना होता है,
ठीक है। लेकिन आप तो वर्स्ट केस में देखिए 2 की पावर 45 पे कितने चले गए, 10 की पावर 13 पे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, आपका टेस्ट केस कहाँ फेल हो रहा है, टेस्ट केस कहाँ फेल हो रहा है, n इक्वल टू 44 दिया हुआ है, हाँ, और आपका टेस्ट केस फेल हो रहा है, राइट। देखो टेस्ट केस कैसे रन कर रहा होगा, 1 2 3 4, पहले फर्स्ट टेस्ट केस चलेगा, सेकंड टेस्ट केस चलेगा, थर्ड टेस्ट केस चलेगा, फोर्थ टेस्ट केस चलेगा। आप बोलोगे यार, अब बोलोगे यार n तो मैक्सिमम 45 है, तो अगला तो बाय डिफॉल्ट उसको 45 देना पड़ेगा, तो 22 टेस्ट केस होने चाहिए ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 22वें पे वो उसने n इक्वल टू 3 के लिए दिया हो, 23वें पे n इक्वल टू 4 के लिए दिया हो, लेकिन उसने 21वें टेस्ट केस पे क्या दे दिया है, n इक्वल टू 44 के लिए। तो आपका 1 to 20 तो चल गया, 1 to 20 चल गया, इसका मतलब क्या है, 1 to 20 आपका चल गया, तो इट मीन्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट केस, जो 1 to 20 तक का जो टेस्ट केस है, उसमें n ज़्यादा से ज़्यादा वेरी कर रहा होगा, 1 से 20 तक ही वेरी कर रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से, मैं बोल सकता हूँ 30 तक भी वेरी कर लेगा तो चल जाएगा। लेकिन जब उसने 21st टेस्ट केस दिया, दैट इज़ 44, आपका टीएलई मार गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 की पावर 45 भी 3.2 इंटू 10 की पावर 13 पे जा रहा है, 10 की पावर 13, और विद इन 10 की पावर 8 करना होता है, तो हम तो एक्स्ट्रा जा ही रहे हैं। तो अब ज़रा आप गौर फरमाइए, आपको पता ही है अब एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो एक बार ज़रा देख लीजिए आप ऊपर का डायग्राम, ठीक है। चलो मैं नीचे एक साफ बना देता हूँ। आप 0 पे खड़े थे, आप एक जंप लेके 1 पे गए, 2 की जंप लेके आप 2 पे गए, 3 की जंप लेके आप 3 पे गए, फिर से आप 1 की जंप लेके आप 2 पे गए, फिर से आप 2 की जंप लेके आप 3 पे गए, आपने 3 की जंप लगाई 1 से तो आप 4 पे पहुंच गए, 2 से आपने 1 की जंप लगाई आप 3 पे पहुंच गए, आपने 2 की जंप लगाई आप 4 पे पहुंच गए, आपने 3 की जंप लगाई तो आप 5 पे पहुंच गए, आपने फिर से 3 से 1 की जंप लगाई आप 4 पे पहुंच गए, 2 की जंप लगाई आप 5 पे पहुंच गए, आपने 2 की जंप लगाई तो आप 3 की जंप लगाई यहाँ से तो आप 6 पे पहुंच गए। अब ज़रा और फिर सिमिलरली आगे 2 से आप 1 की जंप लगाओगे तो आप 3 पे पहुंच जाओगे। ये मैं 0 to 7 के लिए दिखा रहा हूँ, पूरा नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आप 2 से 2 की जंप लगाओगे तो आप 4 पे पहुंच जाओगे, अगर आप 2 से 3 की जंप लगाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 5 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अब ज़रा यहाँ पे फोकस फरमाइए, आपने 2 को कितनी बार सॉल्व किया, 1 2, और कहीं पे भी सॉल्व किया क्या, नहीं। अब आपने 4 को कितनी बार सॉल्व कर रहे हो, 4 to अगर 7 जाना होगा तो 1 2 3, ठीक है। 5 को कितनी बार सॉल्व कर, अभी मैं पूरा डायग्राम बना नहीं पाया, देखो अभी आगे और आ जाता 5, देखिए 2 बार सॉल्व आपने सॉल्व कर दिया। 3 को कितनी बार सॉल्व कर रहे हो आप, जरा देखिए यहाँ पे 3 को, 1 2, 4 भी एक और है, 4 एक और है यहाँ पे, और 5 भी एक और है, मैंने फोकस नहीं किया, और कुछ है क्या, नहीं है। तो 3 को आप कितनी बार सॉल्व कर रहे हो, 1 2, और अगेन यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रही है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, कि अगर आप नॉर्मल रिकर्जन लगाओगे, यहाँ पे आपको दिखी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, अगर आप यहाँ पे रिकर्जन लगाते, अगर आप यहाँ पे रिकर्जन लगाते तो आपके टाइम, इसलिए आपका बाहर जा रहा है, क्यों, क्योंकि आप बार बार 3 को सॉल्व कर रहे हो, बार बार 2 को सॉल्व कर, इससे बढ़िया मैं क्या करूँ, एक डीपी एरे बनाऊँ। मान लो अब मैं डीपी एरे कितने लेंथ का बनाऊंगा, अब यहाँ पे देखिए डीपी एरे अगर मेरे को 0 to 7 का स्टोर करना है तो मैं n+1 लेंथ का बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मैं 7th इंडेक्स पे आंसर स्टोर करूंगा 7 to 7 जाने का, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो मैं n+1 लेंथ का एरे बनाऊंगा मेमोराइजेशन में, और उसको सबको इनिशियलाइज करवा लूँगा, किससे इनिशियलाइज करवा लूँगा, बताओ, -1 से इनिशियलाइज करवा लूँगा सबको। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि मैंने n+1 लेंथ का क्यों बनाया, क्योंकि मेरे को 0 to 7 जाना है, और हमारा जो एरे का इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 8 लेंथ का बनाना पड़ेगा ना मुझे। तो आपको सबसे मेन पॉइंट तो यहाँ पे ये था कि आपको मेमोराइजेशन दिखा, यहाँ पे मेमोराइजेशन क्यों लगेगा, डीपी क्यों लगेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट, तो इसलिए लग रहा है। तो मैं अब एक काम करता हूँ जी, यहाँ पे एक सिंपली एक डीपी एरे बनाता हूँ, इंट डीपी न्यू इंट n+1 लेंथ का मैंने डीपी एरे बनाया, और रिटर्न कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डीपी एरे पास कर देता हूँ, और सब में मैं क्या फिल कर दूंगा, एरेज डॉट फिल, डीपी को -1 से इनिशियलाइज करवा दूंगा,
और यहाँ पे भी मैंने एक डीपी एरे पास कर दिया। ठीक है, आपको पता ही है डीपी एरे पास करेंगे, और यहाँ पे भी डीपी पास कर देते हैं, वरना फिर हम भूल जाते हैं बाद में। डीपी पास कर देते हैं कॉल्स में, और सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, इफ़ डीपी ऑफ एन डज नॉट इक्वल टू -1। -1 इस क्या रिप्रेजेंटिंग, मैंने कभी अगर -1 पड़ा हुआ है एरे में तो इट मीन्स कि मैंने उसको कभी सॉल्व नहीं किया है। अगर -1 नहीं पड़ा है, डज नॉट इक्वल टू -1 है, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ डीपी ऑफ एन वहीं से कि उसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ। और जो मेरा फाइनल आंसर है, डीपी ऑफ एन में, मैं क्या स्टोर करवा लूँगा, फाइनल आंसर। ठीक है, और यहाँ से मैं फाइनल आंसर भी रिटर्न कर सकता हूँ, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं डीपी ऑफ एन ही रिटर्न करता हूँ। ओ सॉरी, डीपी ऑफ इंडेक्स लेके चल रहे हैं ना हम, इंडेक्स, डीपी ऑफ इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स हमारा चेंज हो रहा है, तो डीपी ऑफ इंडेक्स पे मैं ये करवाऊँगा। यहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स ये वेरिएबल है हमारा। तो अब इसको आप सबमिट करके देखो, ये सबमिट हो जाएगा अब आपका। ठीक है जी, बिल्कुल सबमिट हो रहा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है ऑर्डर ऑफ एन होने वाली है, और अगले लेक्चर में हम लोग बिल्कुल इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ही एनालिसिस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहते हैं। अब आप बोलोगे क्या देखना चाहते हैं जी? अच्छा, मैं ये आपको ये बता दूं, डीपी ऑफ इंडेक्स पे फाइनल आंसर क्यों स्टोर करवा रहे हो, डीपी ऑफ इंडेक्स क्यों करवा रहे हैं। देखो, डीपी ऑफ इंडेक्स अगर मान लो कभी, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं अभी इधर 4 सॉल्व कर चुका हूँ, यहाँ पे इंडेक्स क्या है 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले 4 सॉल्व कर लिया, और इसका आंसर मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगा, दैट इज एक्स। लेट्स अज्यूम एक्स आंसर है। फिर अगली बार जब 4 एनकाउंटर होगा मेरा, सबसे पहले तो 4 मैं यहीं पे सॉल्व कर लूँगा। देखो, सबसे पहले 4 मैं यहीं पे ही सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि पहले लेफ्ट कॉल लगेगी। फिर अगली बार जब ये मेरा 4 या कोई सा भी 4 एनकाउंटर होगा, हाँ, तो उसके लिए इंडेक्स क्या हो जाएगा 4, तो मुझे वहाँ से डीपी ऑफ इंडेक्स 4 रिटर्न करना पड़ेगा, डीपी ऑफ इंडेक्स रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए, और मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको इंडेक्स वेरिएबल नेम की ज़रूरत भी नहीं है। बोलोगे क्यों भैया, इंडेक्स वेरिएबल नेम की ज़रूरत क्यों नहीं है? हाँ, मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ। अगर आप 0 to 7 जाओ, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, आपको सुभाष नगर से कश्मीरी गेट जाना है, आप राजौरी गार्डन जा सकते हो, राजीव चौक, कीर्ति नगर, और यहाँ से आप कश्मीरी गेट ऐसे ऐसे जा सकते हो। लेकिन अब अगर आपको उल्टा आना है, कश्मीरी गेट से सुभाष नगर आना है, तो क्या आपके नंबर ऑफ वेज चेंज हो जाएंगे क्या? मान लो कश्मीरी गेट से अब तो आप कश्मीरी गेट से 1 वाला पाथ पकड़ो, राजौरी गार्डन, और राजौरी गार्डन से सुभाष नगर। सिमिलरली देखो, उल्टा एरो ही दिखा दो ना, तो देखो कश्मीरी गेट से राजौरी गार्डन, देन सुभाष नगर, कश्मीरी गेट से राजौरी गार्डन, देन सुभाष नगर, कश्मीरी गेट से राजीव चौक 3rd पाथ पकड़ के देन सुभाष नगर, कश्मीरी गेट से 4th पाथ पकड़ के कीर्ति नगर, देन सुभाष नगर। तो आपके वेज तो चेंज नहीं हुए ना, नंबर ऑफ वेज तो वही रहे ना, बस पाथ उल्टा हो गया। तो इट मीन्स अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं 0 to 7 निकालूं, चाहे 7 to 0 निकालूं, एक ही बात है। हाँ, तो मैंने अभी फिलहाल आपको निकाल के दिखाया 0 to 7। ठीक है, उसके लिए इंडेक्स वेरिएबल मेरे को लेना पड़ा। अगर मैं 7 to 0 भी निकालूं, तो क्या मेरा आंसर चेंज होने वाला? मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया, आपको नहीं चेंज होगा। तो बट आपका यहाँ पे बस बेस केस क्या हो जाएगा, इफ़ एन अगर इक्वल टू 0 है। अब इस बार आपका डेस्टिनेशन क्या हो गया, 7 to 0 जाना, तो डेस्टिनेशन आपका 0 हो चुका है। अब डेस्टिनेशन पहुँच गया, एन इक्वल टू 0 है, तो अब रिटर्न क्या कर दोगे, वहाँ से 1, आप डेस्टिनेशन पहुँच चुके हो। लेकिन आप अब जरा यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर आप 3 पे हो, 3 से अगर आपको 0 जाना है, लेट्स अज्यूम 3 से आप एक 2 की कॉल 1 की जंप लेके 2 पे जा सकते हो, 2 की जंप लेके आप 1 पे जा सकते हो, और 3 की जंप लेके आप सीधा 0 पे जा सकते हो। लेकिन आप 2 से भी कॉल कर दोगे, 1 की जंप लेके आप किधर पहुंच जाओगे? आप 1 की जंप लेके आप किधर पहुंच जाओगे, बताइए बताइए बताइए, 1 पे पहुंच जाओगे। फिर से 2 की जंप लेके आप किधर पहुंच जाओगे, 0 पे। फिर से आप 3 की जंप लेके -1 पे पहुंच जाओगे। अब जरा ये देखिए नेगेटिव, ये तो चलो यहाँ से तो कुछ ना कुछ आंसर बनेगा, लेकिन अब देखो अब यहाँ पे हो 1 पे अगर आपने कॉल लगा दी, 1 से अगर आपने कॉल लगा दी, 1 की कॉल लेके आप कहाँ पहुँच गए, 0 पे। 2 की जंप लेके आप कहाँ पे पहुँच गए, -1 पे। आप 3 की जंप लेके आप कहाँ पहुँच गए, -2 पे। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव बेस केस भी हो रहा है। तो अगर आपने इसको हैंडल नहीं किया, तो अगेन स्टैक ओवरफ्लो आएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा करके। तो अब इसको हैंडल करना पड़ेगा इस तरीके से कि यहाँ से अगर नेगेटिव बेस केस आ जाए तो रिटर्न 0 कर दो। तो मैं फटाक से करके दिखाता हूँ आपको कि आपको इंडेक्स वेरिएबल की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे फटाफट चेंज करते हैं हम लोग, डीपी ही रहने देंगे, और यहाँ पे वो कर लेते हैं डेस्टिनेशन। ये मेरी बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की,
और यहाँ पे हाँ ठीक है, डेस्टिनेशन तो हमें पता ही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन उल्टा हो गया ना, डेस्टिनेशन अगर लेस देन ज़ीरो है तो रिटर्न ज़ीरो करना है। अगर ओहो, डेस्टिनेशन अगर हमारा इक्वल टू ज़ीरो, मैं इधर एनी पास कर देता हूँ, डेस्टिनेशन एज इट इज़ एनी कर देता हूँ ताकि हमें इतना लिखना ना पड़े। तो इधर एन इक्वल टू ज़ीरो, एन लेस देन ज़ीरो। अब इस बार डी पी ऑफ इंडेक्स की जगह एन होगा क्योंकि एन चेंज हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे भी एन आएगा, यहाँ पे भी सबकी जगह एन आ जाएगा। एन आएगा कि एन माइनस वन आएगा, देखिए एन माइनस वन आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एन माइनस सबकी जगह टू आ जाएगा। आपको पता ही है क्यों आएगा एन माइनस टू, आप देखिएगा थोड़ा, जंप वन जंप टू, और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं एन। अब अभी देखिए मैंने बस हल्का सा चेंज किया, वेरिएबल एक ही ले लिया है, और कुछ चेंज करने की ज़रूरत है मुझे नहीं। अब आप इसको रन करके देखिए, देखिए ये भी चलेगा अब आपका, देखिए चल रहा है, ये भी चल रहा है। आप 7 to 0 जाओ चाहे 0 to 7 आओ, एक ही बात है। तो लीजिए जी, ये भी आपका पास हो रहा है। अब इसका फटाक से टेबुलेशन देख लेते हैं, फटाक से, बिल्कुल इतनी मेहनत करिए, अब टेबुलेशन में टाइम नहीं लगेगा हमें, ठीक है। इधर फटाक से अब हम देख लेते हैं टेबुलेशन इसका। सबसे पहला स्टेप क्या होता है टेबुलेशन में कि मेमोरी असाइन करो। हमें पता है मेमोरी कितनी असाइन करनी है, n+1 लेंथ की। मेरे को 0 to 7 जाना है, ठीक है जी। मैंने मेमोरी असाइन करी 0, ठीक है जी, मैंने मेमोरी असाइन कर लिया, आपको पता ही है। तो अगर मैंने मेमोरी असाइन कर ली तो मैं उसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हमने मेमोरी असाइन कर ली, और सबको मैं इनिशियलाइज किससे करवा दूंगा, -1 से, -1 से, -1 से, -1 से, -1, -1, -1, -1। हम लोग 3 जंप लेके चल रहे हैं ना, हम लोग 3 जंप का देख रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम में एक्चुअल में 2 जंप ले सकते हो मैक्सिमम, लेकिन हम लोग 3 जंप का देख रहे हैं तो 3 जंप का कर लेते हैं, राइट। अगर और ऑल्सो मैंने उधर 2 जंप थी तो 2 कॉल्स लगाई। अगर हम 3 जंप के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इधर 3 कॉल्स लगानी पड़ती ना, राइट। अगर मान लो उधर बोला था अब 0 की स्टेप, 1 का स्टेप ले सकते हो, 2 का स्टेप ले सकते हो, 3 का स्टेप, तो मुझे एक और लिखना पड़ता जंप 3 इंडेक्स +3 कॉमा डेस्टिनेशन, राइट। आपको ये चीज़ पता लग गई होगी। अगर मैं 3 की कॉल लगा सकता तो मेरे लिए थोड़ा सा कोड चेंज हो जाता। क्या हो जाता, इफ़ n इज इक्वल टू 0, तो मैं वो ये सेकेंड वाला कोड है, रिटर्न 1 करता। इफ़ n अगर लेस देन 0 है तो मैं रिटर्न 0 करता, और फिर मैं कॉल क्या लगाता, पहले मैं जंप 1 के लिए कॉल लगाता। जंप 1 के लिए कैसे कॉल लगाता है, हेल्पर n-1 से ला दो मेरा 0 तक का। जंप 2 हेल्पर n-2 से ला दो। जंप 3 की जंप ले पाऊंगा तो हेल्पर n-3 तक ला दो। 3 की कॉल लगाता, और फिर मैं फाइनल आंसर कैसे बनाता अपना, जंप 1 प्लस जंप 2 प्लस जंप 3, राइट, ऐसे बनाता ना। तो ठीक है जी, अब इसको हम देख लेते हैं टेबुलेशन, ठीक है। हमने हमारा पहला स्टेप हो गया, मेमोरी असाइन कर ली, ठीक है। दूसरा स्टेप, हमें 0 to 7 जाना है, राइट, हमें 0 to 7 जाना है। प्रॉब्लम तो अभी एक्चुअल में यही है कि 0 to 7 जाना है, ठीक है। अब लेकिन दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम देखते हैं हम बॉक्स में स्टोर क्या करने वाले हैं। दूसरा स्टेप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेप 2 फटाक से। 4th इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करूँगा, 4th इंडेक्स पे मैं स्टोर करूँगा, ध्यान से सुनना, 4 to 7 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं, 4 to 7 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं, राइट, ठीक है। सिमिलरली 6th इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करूंगा, 6th इंडेक्स पे मैं स्टोर करूंगा 6 to 7 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं। सिमिलरली 7th इंडेक्स पे मैं क्या स्टोर करूंगा, 7 से 7 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है, राइट, यही तो स्टोर करूंगा ना, आपको पता है ना। 7 इंडेक्स पे क्या स्टोर करूंगा, 7 to 7 जाने के कितने यूनिक नंबर ऑफ वेज है, तो हमें पता है। और फिर स्टेप 3 क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी सबसे छोटी प्रॉब्लम किधर है। सबसे छोटी प्रॉब्लम इस बार हमारी पता है इधर है। पिछली बार क्या हो रही थी, लेफ्ट साइड लाई कर रही थी, लेकिन इस बार, इसीलिए मैं 0 to 7 समझा रहा हूँ, सबसे छोटी प्रॉब्लम हमारी स्मॉलर प्रॉब्लम इस तरफ है। क्यों, 7 to 7 जाने का एक तरीका होता है, हमने देख लिया था पिछली बार, 7 to 7 जाने का एक तरीका, राइट। तो स्मॉलर प्रॉब्लम इधर हो जाएगी,
बिगर प्रॉब्लम इधर हो जाएगी, ठीक है। बिगर प्रॉब्लम ये हो गई। तो और आपको स्टेप 2 से ये भी पता लग गया हम बॉक्स में क्या स्टोर करने वाले हैं। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4, अब हम स्मॉलर प्रॉब्लम से बिगर प्रॉब्लम की डायरेक्शन में ट्रैवर्स करते हैं और पीस बाय पीस अपना आंसर बनाते हुए चलेंगे, राइट। अब देखो पीस बाय पीस कैसे आंसर बनाते हुए चलेंगे। तो ठीक है जी, देखो मैं 6 पे हूँ। अब मान लो मैंने 7 का तो हो गया, 1 to 1 भर गया, ये कट ओवरराइड हो गया। मैं 6 पे हूँ। 6 से मैं, देखो आपको सबको पता है मैं 6 से 1 की जंप ले सकता हूँ, 7 जा सकता हूँ। 6 से मैं 2 की जंप लेके मैं बाहर पहुँच जाऊँगा। 6 से मैं 3 की भी जंप ले सकता हूँ, आपको पता है, आपको ये भी पता है मैं 6 से मैं 3 की जंप भी ले सकता हूँ। तो ये भी पता है मैं दोनों से बाहर पहुँच जाऊँगा। तो क्या मैं ये जंप लगाना अलाउ करूँगा अपने आप को, या मैं क्यों फालतू का बाहर पहुँचूँ। एरे बाउंड ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन आ जाएगी मेरे पास। अगर मैं एरे में भर रहा होता हूँ और मैं उस एन इंडेक्स को एक्सेस करूँ जो इंडेक्स एक्सेसिव वेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उधर एरे बाउंड ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन आती है, हमें पता है, ठीक है। तो 6 से मैं एक जंप लेके मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ, 7। अब आप सोचो 6 से, अब यहाँ पर जरा देखना, 6 से एक जंप लेके अब पहुँच सकते हो 7। 7 से 7 जाने का एक तरीका आपको पता है, देखो आपको वो वाला डायग्राम हमेशा याद रखना है। सोर्स से सोर्स 1 जा सकते हो, सोर्स 2 जा सकते हो, सोर्स 3 जा सकते हो आप, हाँ। और फिर डेस्टिनेशन से मान लो x तरीका, यहाँ से y, यहाँ से z। तो देखो अगर आप सोर्स से सोर्स 1 गए, सोर्स 1 से डेस्टिनेशन जाने का कितने तरीके, x तरीके। तो सिमिलरली देखो अब 6 से 7 गए, तो अभी अभी आपको मे भी हो सकता है यहाँ पे ना समझ में, पर आगे समझ में आएगा। 6 से 7 गए, अभी आपका सोर्स ये था, आप सोर्स 1 चले गए, सोर्स 1 से डेस्टिनेशन जाने का, 7 से 7 जाने का एक तरीका। तो आपका 6 से 7 जाने का भी कितना तरीका आ गया, एक तरीका। मे भी अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब आगे आपको समझ में आएगा। इस डायग्राम को थोड़ा करते हैं क्लीन। ये ऊपर वाला डायग्राम हमेशा याद रखना आप, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो 5 पे आप खड़े हो, अब आप 5 पे हो। 5 से आप एक की जंप लेके आप कहाँ जा सकते हो, 6 पे। आप 2 की जंप लेके, आप 2 की जंप लेके आप किस इंडेक्स पे जा सकते हो, 7 पे। आप 3 की जंप लेके आप पहुँच जाओगे 8 पे। क्या मैं ये वाला मूव चलूँगा, ये फालतू का मूव चलूँगा कि मैं आउट ऑफ बाउंड पहुँच जाऊँ, नहीं चलूँगा मैं। देखो 6, मैं एक की जंप लेके 6 पे पहुँच गया। 6 से 7 जाने का, 6 से डेस्टिनेशन जाने का कितना तरीका है, 6 से 7 जाने का डेस्टिनेशन जाने का देखो एक तरीका, क्योंकि मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ 6th इंडेक्स पे। 6 to 7 जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, तो ये उसने बोला कि एक तरीका। 7 to 7 जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, वो बोलेगा एक तरीका। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 + 1 दैट इज 2। यही तो होता है, सोर्स x + y हो जाता है, x + y + z। तो इसके लिए हो गया 2, राइट, ठीक है। और ये मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, 3 जंप के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 3 जंप अगर हमें अलाउड है, लेकिन हमें उधर किसके लिए सॉल्व करना है, 2 जंप के लिए करना है बस। उधर 2 जंप के लिए करना है एक्चुअल प्रॉब्लम में। मैंने शुरू में 3 जंप के लिए ले लिया था, मेरे को याद नहीं था, मुझे लगा 3 जंप है, तो इसलिए मैंने 3 जंप के लिए ही ले लिया था। तो लेकिन एक्चुअल में 2 के लिए करना है। अब देखो ये वाला डायग्राम ये हो गया आपका 2 तरीका, आपको समझ में आएगा। अब देखो 4 से आप 1 की जंप लगा के 5 पे जा सकते हो, आप 2 की जंप लगा के आप 6 पे जा सकते हो, और आप 3 की जंप लगा के आप 7 पे जा सकते हो। अब जैसे देखना 4 से अगर आप 1 की जंप लगा के 5 पे गए, तो 5 से डेस्टिनेशन जाने के 2 तरीके हैं। अगर आप 4 से 2 की जंप लगा के आप 6 पे गए, तो 6 से 7 जाने के, मतलब 6 से डेस्टिनेशन जाने का एक तरीका। 4 से अगर आप 3 की जंप लगा के 7 पे गए, तो अब वहाँ से भी एक तरीका। अब जरा देख लो, इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं। 4 से अगर आप 1 की जंप लगा के अगर आप गए 5 पे, 5 से डेस्टिनेशन जाने का कितने तरीके हैं, 2। 4 से अगर आप 2 की जंप लगा के आप किधर गए बताइए, आप गए 2 की जंप लगा के 6 पे, तो और 6 से भी एक तरीका है 7 पे जाने का, और अगर आप 3 की जंप लगा के 7 पे पहुंच जाए, तो वहाँ से भी एक तरीका है। तो 2 + 7 से डेस्टिनेशन जाने का। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जो सोर्स 1 सोर्स 2 सोर्स 3 वाला था, ये आपका हो गया S1, ये हो गया आपका S2, ये हो गया S3। S1 से 2 तरीके हैं 5 से 7 जाने के। 5 से 7 जाने के 2 तरीके कौन से हैं, पहले तो आप 1 की जंप लेके 6 पे पहुंच जाओ, 1 की जंप लेके 7 पे पहुंच जाओ, सीधा आप 5 से 2 की जंप लेके 7 पे पहुंच जाओ। यही तो 2 तरीके हैं 5 से 7 जाने के, ठीक है ना। तो ये इसलिए x + y + z हो रहा है, 2 + 1 + 4। अब आपको फटाफट, अब आपका फटाफट हो जाएगा। 3 से अगर आप 1 की जंप लेते हो, तो आप 4 पे पहुंच जाओगे। 4 से डेस्टिनेशन जाने के 4 तरीके। 3 से आप 2 की जंप लेते हो, तो 2 पे पहुंच जाओगे, 4 + 6, ठीक है, 4 2 6।
और अगर आप 3 लेंथ की जंप लेते हो तो आप 6 पे पहुंच जाओगे, 4 2 6 प्लस 7। अब आपको पता लग रहा है अभी यहाँ पे अगला इंडेक्स क्या हो जाएगा, 7 4 11 2 13। अब मैं एक के लिए एक और बार समझा देता हूँ लास्ट। अगर आप एक की जंप लेके, मैं पेन चेंज करता हूँ पहले तो, अगर आप एक की जंप लेके 2 पे जाते हो, आप अपना एक्चुअल डायग्राम बना लेते हैं। एक से 2 की जंप लेके आप 3 पे जा सकते हो। अगर आप 3 की जंप लेके अगर आप 4 पे जाते हो तो 2 से, आप बताइए, अब 2 से 7 जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 13 तरीके हैं 2 से डेस्टिनेशन जाने के, 13 तरीके। 3 से कितने तरीके हैं, 7 तरीके 7 जाने के। 4 से कितने तरीके हैं, 4 तरीके। तो देखो अभी हमें पता है हम इधर जा सकते थे, तो इनका सम हो जाएगा 13 7 20 प्लस 24। अब नेक्स्ट 37 4 7 44। मतलब अब आपका देखो आंसर, फाइनली आपका आंसर किधर पड़ा है, डी पी ऑफ 0 पे। अगर आप उल्टा ट्रैवर्स कर रहे हो तो आपको लास्ट में क्या रिटर्न करना पड़ेगा, डी पी ऑफ 0। तो आपका टेबुलेशन भी आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक फटाक से अगर आप देखना चाहो, तो जो हम एक्चुअल जो प्रॉब्लम दी हुई है, मान लो उसमें सिर्फ 1 से 2 जंप अलाउड है और आपको जाना है। ठीक है, बस इतना ही कर लेते हैं क्योंकि ये समझ में आ गया ऊपर, तो वो भी समझ में आ जाएगा। 0 1 2 3 4, 0 से 4 जाना है। 4 से 4 जाने का एक तरीका। ठीक है, मैं 3 से 1 और 2 जंप ले सकता हूँ मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम अभी 2 जंप, जो एक्चुअल क्वेश्चन हमें जो लीड कोड पे है 2 जंप्स अलाउड है हमें। ठीक है, तो हम करते 3 से अगर मैं 1 की जंप लेके गया, 2 की जंप नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं आउट ऑफ बाउंड ऑफ इंडेक्स पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 2 से मैं 1 की जंप ले सकता हूँ और 2 की जंप ले सकता हूँ। 1 की जंप लेके मैं पहुंचूंगा 3 पे, 3 से डेस्टिनेशन जाने का एक तरीका, और मैं 2 से 2 की जंप लेके पहुंचूंगा 4 पे, 4 से डेस्टिनेशन जाने का एक तरीका। 1 + 1 दैट इज 2। अब इसके लिए 2 की जंप अलाउड है, 2 + 1 दैट इज 3, और देखो 3 + 2 दैट इज 5। राइट, ठीक है। तो एक बार जो हमने रिकर्जन का कोड देखा था उसके लिए अभी n = आप 4 डाल के देख लो एक बारी, n = 4, कि उसके लिए 5 आंसर आता है। देखो फटाफट, देखो उसके लिए 5 आंसर आ रहा है ना, क्योंकि 2 जंप अलाउड है। तो फटाक से अब हम क्या करते हैं, इसको कोड लिखते हैं फटाक से। अब हमें देखो टेबुलेशन के लिए हमें इसकी तो नीड है नहीं, लेकिन हाँ हमें ऊपर वाले की ज़रूरत है, एक DPRA बनाना है। और देखो DP ऑफ n-1 पे क्या पड़ा रहेगा, दैट इज़ 1। आपको पता है अगर मेरे को 7 पे जाना है, n+1 लेंथ का बनाया, सॉरी, DP ऑफ n पे क्या पड़ा रहेगा, 1। देखो 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 यहाँ पे मेरे को 7 पे जाना था और n+1 लेंथ का एरे बनाया, तो DP ऑफ n यानी DP ऑफ 7 पे 1 पड़ा रहता है, क्योंकि एक तरीका होता है। ठीक है जी। और हमने एक और चीज़ देख ली कि यार DP ऑफ n-1 से भी ना एक ही तरीका होता है, आपको पता ही है। ठीक है, अब ठीक है, अब आप एक उल्टा लूप लगाओ, और इंट i = कहाँ से लगाओगे, n-2, क्योंकि मैंने ये भर ही लिया है। i तक मैंने उल्टा लूप लगाया। देखो कहाँ से स्टोर करना स्टार्ट किया मैंने, यहाँ से, क्योंकि देखो हमें पता है यार, देखो इस पे भी 1 ही फील हो रहा था एट द एंड, इस पे भी 1 फील हो रहा था, राइट। तो अब मैं यहाँ से लगा रहा हूँ लूप, n-2 से 0 तक ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ती है, ज़रा देखना, बताओ मेरे को। अगर मेरे को मान लो ये इंडेक्स भरना है, DP ऑफ i भरना है, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ती है, DP ऑफ i+1, DP ऑफ i+2 की। तो मैं क्या करूँ, DP ऑफ i = DP ऑफ i+1 प्लस DP ऑफ i+2 की ज़रूरत पड़ रही है ना। और रिटर्न क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ DP ऑफ 0, मेरा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर फरमाना आप, अभी तो ये फ़िलहाल चल जाएगा, ठीक है, चल गया, बिल्कुल चल गया। अब मैं एक काम करता हूँ, तो हम लोग एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, एक चीज़ देखते हैं। अब एक चीज़ क्या देखते हैं, हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। अगर हम इसको हटा देंगे तो अब देखिए, अगर हमने इसको हटा दिया तो इट मीन्स हमने सिर्फ अभी लास्ट में हमें बस यही फिल कर रखा है, सिर्फ ओनली यही फिल कर रखा है, DP ऑफ n में आप 1 भर दो। अब इट मीन्स हमें ये भी अब यहाँ से सॉल्व करते हुए चलना है, क्योंकि हम टेबुलेशन में पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब यानी हम n-1 से लूप लगाएंगे। ठीक है, अगर हम n-1 से लूप लगाएंगे तो देखो क्या अब हमारा आंसर करेक्ट आता है, तो ज़रा देखिएगा। n-1 से
हम लोग इसका लगा देते हैं और एक बार रन करके देखते हैं। इधर देखिए अब आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिलने वाली है। देखिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मिल रही है, और ये आपको क्यों मिल रही है? तो आपने बोला कि देखो मान लीजिए अब ये वैल्यू फिल नहीं होती, अभी ये वैल्यू फिल नहीं है, हमने अभी यहाँ से कोई सा भी वैल्यू फिल नहीं कर रखी। अब मैं n-1 से लूप चलाता हूँ। अब जब मैं ये भरने निकलूँगा ना DP4, आप उस कोड पे ध्यान दीजिए। जब मैं DP4 भरने निकलूँगा तो मुझे DP+1 दैट इज़ DP5 प्लस DP+2 दैट इज़ DP6 की ज़रूरत पड़ने वाली है, यू नो दैट, ठीक है। बट DP6 है एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उस वाले इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे पता है आपके पास क्या एरर आ जाएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऑफ एक्सेप्शन एरर इसलिए आ रहा है आपके पास, ये एरर आ रहा है क्योंकि आप वो इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस वजह से हमारे पास 2-3 तरीके हैं इसको हैंडल करने के। पहला तरीका तो जो हमने लेके चले थे, हम इसको वन फिल करवा के रखेंगे और 3 से लूप चलाएंगे ताकि हम वो वाला इंडेक्स एक्सेस ना करें जिससे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये हमें एरे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है एरे में, कि हम कभी भी वैसे इंडेक्स को एक्सेस ना करें जो अलाई ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? पहला तरीका तो जो हम हैंडल करके चल रहे हैं, दूसरा वे क्या है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी क्योंकि आप उसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखोगे। क्लाइंबिंग स्टेयर्स को देखने का तरीका आप चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। और अच्छा कोड कैसे लिखते हैं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके आ गया तो हम अच्छा कोड कैसे लिखते हैं हम वो देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी वो मेथड अप्लाई करके देखेंगे वो चल रहा है कि नहीं। तो सेकंड वे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे समझ में आएगा कि एरे बाउंड ऑफ इंडेक्स एक्सेप्शन क्यों आ रही है, आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से वही कर देते हैं जो हमने पहले कोड लिखा था। अब इसको मार देते हैं सबमिट। अब एक काम करते हैं, फटाफट अब देख लेते हैं स्पेस टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्पेस टेबुलेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। अब फटाक से देख के आते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। आपके पास ये कोड था, जिसने मेरी पहले वाली स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग टेबुलेशन में क्या कर रहे हैं, हर एक आंसर को स्टोर करते हुए चल रहे हैं, हर एक आंसर को स्टोर करते हुए चल रहे हैं। जैसे कि मैं बार बार स्टेटमेंट देता हूँ, वही स्टेटमेंट देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक एरे बनाया मैंने फटाक से, 1 2 3 4 5 6, ये एक एरे बना लिया मैंने और इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं फटाक से 0 1 2 3 4 5। हमें पता है यहाँ पे 1 होगा। हाँ, हमें फाइनली आंसर किसका देना है? फाइनली आंसर देना है 0 to 5 जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, राइट। और हमारा फाइनल आंसर किधर पड़ा हुआ है? हमें पता है DP ऑफ 0 पे हमारा फाइनल आंसर पड़ा हुआ है। तो हमें फाइनल आंसर क्या देना है कि 0 to 5 जाने के कितने नंबर ऑफ यूनिक वेज हैं, ठीक है। एट द एंड तो हमें ये बताना है 0 to 5 कितने, हमें क्या 1 to 5 की ज़रूरत है। 1 to 5 जो हम स्टोर करवाते हुए चल रहे हैं। लेट्स अज्यूम हमने यहाँ पे x स्टोर करवा रखा है, यहाँ पे y स्टोर करवा रखा है, यहाँ पे z, यहाँ पे w। तो आप ये बताइए 1 to 5 हमने बॉक्स का मीनिंग असाइन किया था ना कि 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर करेंगे, 1 से 1 to 5 जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 2 से 2 to 5 जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, 3 से 3 to 5 जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं। तो क्या हमें ये सब स्टोर करवाने की ज़रूरत है हमेशा के लिए परमानेंट? नहीं ज़रूरत है। हमें बस किसी तरह से ये पता लग जाए कि हमारे, देखो अगर मुझे इन ऑर्डर टू, मैं इसको हटाता हूँ, इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी ith इंडेक्स, इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी ith इंडेक्स, बस मुझे क्या ज़रूरत है i+1 1th इंडेक्स की एंड i+ सेकेंड इंडेक्स की बस ज़रूरत है, राइट। आपको पता है। तो मेरे को परमानेंट स्टोर करवा के क्यों चल रहा हूँ मैं? किसी तरह से i+1 और i+2 एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ अपना आंसर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक और गौर फरमाइए जो बार बार मैं बोलता हूँ, अगर आपने नहीं देखा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन तो ज़रूर देखें, ठीक है। मैं अभी काम करता हूँ, जो मैंने DP ऑफ n, देखिए मैं यहाँ से लूप लगाऊंगा ना, यहाँ से लूप लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं n-2 से लूप लगा रहा हूँ, तो मैं n-2 से ही लूप लगाऊंगा। लेकिन एक काम करता हूँ, इसके लिए ये जो चीज़ है ये नेक्स्ट 1 हो जाएगा, नेक्स्ट 1,
इसके लिए नेक्स्ट वन, इस तो मैंने डी पी ऑफ एन में जो वन फिल करवा रखा है वो मैंने नेक्स्ट वन में फिल करवा लिया, ठीक है। सॉरी, डी पी ऑफ एन माइनस वन में, दैट इज दिस वन इज नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज फॉर 3, नेक्स्ट वन इज 4, तो ये हो जाएगा ये। और इसको मैं बोल देता हूँ नेक्स्ट 2। मैंने एक वेरिएबल नेक्स्ट 2 में, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, नेक्स्ट 2 में मैंने फिल करवा लिया 1, ये मैंने वेरिएबल में फिल करवा लिया, ठीक है। अब एक काम करूँगा, जब मेरे को 3 के लिए आंसर फिल करना, हमें पता है 3 के लिए आंसर क्या होगा, मैं करंट अभी हमारा 3 है, करंट अभी हमारा 3 है, आई इक्वल टू 3 के लिए मैं फिल कर रहा हूँ करंट। मैं क्या करूँगा इसके लिए, नेक्स्ट 1 प्लस नेक्स्ट 2, मैं इसको n1 और n2 ही लिख दे रहा हूँ, ये लिखना ना पड़े, 1 + 1 दैट इज 2 कर दूंगा, राइट। और हमें पता है जब मैं आई इक्वल टू 4 के लिए, जब मैं सॉरी अब उल्टा लूप चल रहा है, तो आई इक्वल टू 2 के लिए जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो इसके लिए नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 चेंज होंगे। इसके लिए देखिए आई के लिए n1 क्या होना चाहिए था, आई के लिए n1 नेक्स्ट 1 क्या होना चाहिए था, अभी मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे तो हमने वैल्यू फिल करवा रखी है कि जो वैल्यू होंगी, लेकिन आई के लिए नेक्स्ट 1 इंडेक्स कौन होना, 4th इंडेक्स नेक्स्ट 1 होना चाहिए था, और n2 क्या होना चाहिए था, 5th इंडेक्स वाला। लेकिन 2 के लिए नेक्स्ट 1 इंडेक्स क्या होगा 3, नेक्स्ट 2 इंडेक्स क्या होगा 4। अगर मैंने आई इक्वल टू 2 के लिए अगर मैंने चेंज नहीं किया और मैं करंट फिर से सॉल्व कर देता हूँ n1 + n2 कर दे, तो अगेन इसके लिए भी 2 आ जाएगा, इसके लिए भी 2 फिल हो जाएगा, और सबके लिए 2 फिल होता रहेगा। अगर मैंने इट मीन्स अगर मैं कोई सी भी आइट्रेशन सॉल्व कर ले रहा हूँ और मैं दूसरी आइट्रेशन पे पहुँचता हूँ, जैसे मैं इधर 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो उसके लिए नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 चेंज हो रहा है, तो इट मीन जब मैं 3 को सॉल्व कर ले रहा हूँ तो मुझे 3 को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 अपना अपडेट करना पड़ेगा। और वो अपडेट कैसे होगा, अब जरा यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट 2 में देखिए, अब इस पे जरा फोकस फरमाइए। अभी इनिशियली नेक्स्ट 1 मेरा यहाँ पे पड़ा था और नेक्स्ट 2 हमारा यहाँ पे पड़ा था, ठीक है। अब जरा फोकस फरमाइए इस वाले के लिए, जब मैं 3 के लिए तो सॉल्व कर चुका हूँ, 3 हमारा करंट था फर्स्ट आइट्रेशन में। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इसके लिए नेक्स्ट 1 क्या हो जाएगा, करंट। तो मुझे ये पता लग गया कि नेक्स्ट 1 में क्या डालना पड़ेगा, करंट, और इसके लिए नेक्स्ट 2 क्या हो जाएगा, जो पिछले आइट्रेशन में नेक्स्ट 1 था तो नेक्स्ट 2 में क्या डालना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट 1। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपका फाइनल आंसर कहाँ लाई करेगा, फाइनल आंसर आपका लाई करेगा नेक्स्ट 1 में, राइट। तो अब जैसा कि आपको पता ही है कि फाइनल आंसर आपका नेक्स्ट 1 पे पड़ा होगा, ठीक है। तो अब आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस फॉलो किए तो आपको पता होगा कि आपका फाइनल आंसर नेक्स्ट 1 पे क्यों होगा, ठीक है। अब देखिए हमें इनकी तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। अब आप इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत बस इसकी जगह मेरे को क्या लिखना है, इंट नेक्स्ट 2 इज इक्वल टू वॉट 1, इंट नेक्स्ट 1 इज इक्वल टू वॉट 1। अगेन अब उल्टा लूप चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, डी पी ऑफ आई इज वॉट, आई इज रिप्रेजेंटिंग कि मैं कौन सा करंट सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इंट करंट निकाल लूँगा। यहाँ पे करंट में क्या कर लूँगा, नेक्स्ट 1 + नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 1 + नेक्स्ट 2। और आपको पता है कि आपके नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 1 कैसे अपडेट होंगे, आपको पता है नेक्स्ट 2 में आपका नेक्स्ट 1 डल जाएगा और नेक्स्ट 1 में आपका करंट डल जाएगा, ठीक है जी। और आप रिटर्न क्या करोगे, अपना रिटर्न करोगे नेक्स्ट 1, ठीक है। और इसको हटा दो डी पी ऑफ 0 को। अब इसको रन करके देखिए, अब ये हट जा मेरे भैया, इतनी देर में तो टाइप ही कर देंगे हम लोग, रिटर्न नेक्स्ट 1। अब इसको रन करिए, देखिए ये रन हो रहा है। और इसको सबमिट करिए, देखिए आपका सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है इसकी क्या है, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि एक फॉर लूप यूज़ किया हमने, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। आप बोलोगे, आपका एक डाउट आ सकता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, देखिए एक बनाया वेरिएबल n1 इंटीजर टाइप का, तो वो 4 बाइट्स का है। एक बनाया इंट n2, हाँ ये भी 4 बाइट्स का है। तो ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब होता है कांस्टेंट स्पेस, वैसे होता है कांस्टेंट स्पेस।
आप यूज़ कर रहे हो। ये नहीं कि आप 1 बाइट्स या मेमोरी ऐसे यूज़ कर रहे, नहीं, ऑर्डर ऑफ 1 मीन्स आप कॉन्स्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हो। तो फिर आप बोलोगे भैया हर बार हर एक आइट्रेशन में इंट करंट भी तो बना रहा हूँ, इंट करंट भी तो बना रहा हूँ। हाँ, पर दिस इज लोकल वेरिएबल, ये जो बन रहा है ये लोकल वेरिएबल है। जब आपका कोड खत्म हो जाता है ना, जब आपका कोड खत्म हो जाता है तब सारे लोकल वेरिएबल्स उससे, वो जो भी सारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं आपको पता है वो कहाँ पे बनते हैं। अगर आपने जावा का हल्का सा मेमोरी एलोकेशन पढ़ा हो तो वो लोकल वेरिएबल्स आपके स्टैक में बनते हैं। और जब आपका स्टैक का कोड पूरा रन कर गया, अगर आपका स्टैक का पूरा कोड रन कर गया तो वो लोकल वेरिएबल्स भी पॉप हो जाते हैं। ये हम करेंगे जब हम एलएलडी की प्लेलिस्ट कर रहे होंगे, तब हम ये करेंगे। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जावा में, मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है। तो ये भी जो करंट वेरिएबल बनेगा ये भी स्टैक में बनेगा, ठीक है, ये करंट वेरिएबल बनेगा, ये भी स्टैक में बनेगा। हाँ, कुछ स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं बट बाद में एट द एंड ये उड़ जाता है, ठीक है, बाद में एट द एंड ये फ्री हो जाता है, ठीक है, स्टैक से हट जाता है। तो ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब होता है हम कांस्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हैं, जिसकी हमें पता है कांस्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हैं। और टैबुलेशन में आप बोलोगे भैया टैबुलेशन में भी तो हम n+1 का कर रहे हैं, उसमें भी हमें पता है वो कांस्टेंट स्पेस ही तो है। तो लेकिन बट पॉइंट वहाँ पे ये है कि n वहाँ पे बढ़ेगा जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे इनपुट आपका बढ़ेगा। इनपुट जैसे फॉर एग्जांपल अभी इनपुट 45 है तो मैंने 46 नाम का एरे, 46 लेंथ का एरे बना लिया, n+1 लेंथ का। आपका इनपुट 10 की 1000 है तो मैंने 1001 का एरे बना लिया। आपका इनपुट 10 की पावर 4 है तो मैंने 10 की पावर 4+1 का एरे बना लिया। आपका इनपुट 10 की पावर 8 है तो मैं 10 की पावर 8+1 लेंथ का एरे बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, prev1 prev2 चाहे next1 चाहे next2, यही तो कर रहा हूँ, बस यही तो कर रहा हूँ। हाँ, और हमें पता है बस, और चाहे मेरा n जितना मर्जी बढ़ा हो, इस बार n जितना मर्जी बढ़ रहा हो, यानी इनपुट मेरा जितना मर्जी बढ़ रहा हो, 45 है n, तो मैं तब भी मैं 2 वेरिएबल ही बनाऊंगा, n1 और n2। चाहे मेरा 60-70 है तब भी मैं 2 वेरिएबल ही बना रहा हूँ। चाहे मेरा 10 की पावर 8 है तब भी मैं 2 वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 की पावर 8+1 लेंथ का एरे बना दिया था मैंने। और एक शॉर्ट में एक चीज़ और बता देता हूँ कि जावा में 2 तरह की मेमोरी होती है, स्टैक मेमोरी और एक होती है हीप मेमोरी, ठीक है। स्टैक मेमोरी में जनरली लोकल वेरिएबल्स, आपके फंक्शन कॉल्स, ये सब स्टोर होते हैं, तो ठीक है। अब जैसे कि जो मैंने डीपी एरे बनाया होगा, डीपी एरे जब मैंने बनाया होगा तो डीपी एरे आपका बन रहा होगा हीप में, क्योंकि वो एक आपका ऑब्जेक्ट है। डीपी एरे आपका एक ऑब्जेक्ट है तो आपका ये हीप में बन रहा होगा। और इसका जो एड्रेस होगा, जो भी इसका एड्रेस होगा, जहाँ पे भी हीप में ये बना है उसका एक एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस। तो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं इसका एड्रेस है जो कि हेक्साडेसिमल उसमें होता है, 1@BCD करके कुछ एड्रेस है। तो वो 1@BCD स्टोर कर रहा होगा स्टैक और इसको पॉइंट कर रहा होगा, समझे, ऐसा होता है। तो स्टैक में जनरली लोकल वेरिएबल्स ये सब बनते हैं, हीप में ऑब्जेक्ट्स आपके बनते हैं, राइट। तो ठीक है, तो आप बोलोगे स्टैक से तो मेमोरी फ्री हो जाएगी। हाँ, स्टैक से मेमोरी फ्री हो जाती है, लेकिन बट हीप में मेमोरी रह जाती है। बाद में जावा क्या करता है, जेवीएम उसको फ्री कर देता है। अगर कोई यूज़ नहीं करता थोड़ी देर तक, चाहे कुछ समय के बाद, वो फ्री कर देता है। तो ये हल्का सा कंसेप्ट है जो आप याद रखिए, आगे हम यूज़ करेंगे थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में, राइट। तो थैंक यू। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नया सीखने को मिला हो और कुछ भी आपको लग रहा हो कि आपकी नॉलेज यहाँ पे आके इंक्रीज़ हो रही है और स्टेप बाय स्टेप आपकी इंट्यूशन बिल्ड हो रही है और आप इस बार इन डेप्थ देख पा रहे हैं कोडिंग को, तीनों चारों मेथड से, रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन एंड आपका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपको चारों मेथड सीखने में मज़ा आ रहा है और आप इन्जॉय कर रहे हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बनेगा और मैं बढ़ेगा और मैं उसको और नई नई वीडियोज़ ऐसे लाऊंगा, ठीक है। और अभी तो हम सिंपल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है, अभी हम इसका लेवल बिल्कुल हार्ड लेवल तक पहुँचा देंगे कि आपका दिमाग, इंट्यूशन बिल्कुल खुल चुका होगा जैसे जैसे आप ये प्लेलिस्ट ख़त्म करेंगे। ये प्लेलिस्ट नॉर्मल प्लेलिस्ट नहीं है कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दी। ये प्लेलिस्ट उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, उनके लिए ये प्लेलिस्ट बन रही है। बाद में हम सेपरेट आउट कर देंगे फॉर इंटरव्यू पर्पस,
लेकिन अभी के लिए ये जो प्लेलिस्ट बन रही है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पर्पज़ से बन रही है, राइट। तो अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।